आज हम बात करेंगे टखने की दर्द के बारे में या टखने की चोट के बारे में, जिसको हम मोच आना भी कहते हैं। कि यहाँ टखना सूजना शुरू हो जाएगा, मूवमेंट होनी मुश्किल हो जाएगी, उस टांग पे खड़े होना मुश्किल हो जाएगा, वजन डालना मुश्किल हो जाएगा। ये अक्सर पाए जाने वाला मर्ज है, ये अक्सर पाई जाने वाली अलामत है। लेकिन ये इतनी शदीद दर्द इसमें होती है कि मरीज़ का चलना, उठना, बैठना, लेटना, वॉशरूम जाना, नमाज पढ़ना, किचन में काम करना, मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, कुछ भी आसानी से मुमकिन नहीं रहता। फिर आर्थराइटिस में वो पेशेंट जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको अक्सर ये दर्द हो सकती है। फिर ख़वातीन में हार्मोन चेंजेस होती हैं जो भी इस दर्द का बायस बन सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं म्यू हॉस्पिटल लाहौर, ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और अल राजी हॉस्पिटल, MM आलम रोड, गुलबर्ग लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे टखने की दर्द के बारे में या टखने की चोट के बारे में, जिसको हम मोच आना भी कहते हैं। ये अक्सर पाए जाने वाला मर्ज है, ये अक्सर पाई जाने वाली अलामत है। लेकिन ये इतनी शदीद दर्द इसमें होती है कि मरीज़ का चलना, उठना, बैठना, लेटना, वॉशरूम जाना, नमाज पढ़ना, किचन में काम करना, मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, कुछ भी आसानी से मुमकिन नहीं रहता। आज हम ये देखेंगे कि दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे होगा और इस दर्द से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये दर्द है क्या। कोई भी दर्द जो टखने में हो और बाज़ औक़ात टखने की स्वेलिंग शुरू हो जाए, टखने का मूवमेंट करना मुश्किल हो जाए, तो वो टखने की दर्द या टखने की मोच या एंकल स्प्रेन उसको कहेंगे। इसके अलामात में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ टखना सूजना शुरू हो जाएगा, मूवमेंट होनी मुश्किल हो जाएगी, उस टांग पे खड़े होना मुश्किल हो जाएगा, वज़न डालना मुश्किल हो जाएगा, आपको स्वेलिंग फील होगी, रंग लाल होना शुरू हो जाएगा, या अगर उसको हाथ लगाएं तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये तमाम अलामात इस बात को जाहिर करती हैं कि टखने में कोई प्रॉब्लम हो गई है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे कॉमन वजह है टखने का मुड़ जाना, जैसे चलते हुए, ऊंची हील पहनते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त, किक मारते वक्त, गाड़ी से उतरते वक्त, या ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के दौरान, जब कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें एंकल को मूव करना पड़ता है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जिसमें एंकल पे ऊपर जोर पड़ता है, या किसी वक्त भी एंकल का एंगल चेंज हो जाए तो उससे भी दर्द शुरू हो सकती है। फिर आर्थराइटिस में वो पेशेंट जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको अक्सर ये दर्द हो सकती है। फिर ख़वातीन में हार्मोन चेंजेस होती हैं जो भी इस दर्द का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनके पट्टे मजबूत नहीं हैं, जिनके पट्टे कमज़ोर हैं, ज़रा सा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो पट्टों के अंदर या टेंडन्स या लिगामेंट्स के अंदर पेन शुरू हो जाएगी, बल्कि स्वेलिंग भी शुरू हो जाएगी, बाज़ औक़ात तो ब्लीडिंग भी अंदर हो सकती है। अब हम आते हैं इसकी तशख़ीस की तरफ। सबसे पहले इसकी तशख़ीस जो डॉक्टर्स हैं वो मुआयना करके कर सकते हैं कि कौन सी साइड पे स्वेलिंग है, अंदर वाली साइड पे स्वेलिंग है या टखने के बाहर वाली साइड पे स्वेलिंग है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सी साइड का मसल या कौन सी साइड का रेशा या टेंडन या लिगामेंट की इंजरी हुई होगी। उसके बाद मैंने कहा कि अगर शक है फ्रैक्चर का तो हम इसका एक्सरे कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो MRI भी कराया जा सकता है, क्योंकि ये चेक हो सकता है अगर कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हो तो एक्सरे में वो नहीं आएगा। और हम इसका अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, हमें ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा मसल डैमेज है, कौन सी लिगामेंट डैमेज है। हम बहुत डिटेल में अल्ट्रासाउंड में इसका मुआयना कर सकते हैं, बल्कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम इसका इलाज भी कर सकते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक वो काम जो घर में हो सकता है और वो काम जो घर में ना हो तो फिर वो डॉक्टर के पास जाके होगा। घर में काम करने के लिए एक लफ्ज़ है राइस, उसको याद रखें, RICE। आर से बना रेस्ट। उस एंकल को, उस टखने को जिसको चोट लगी है, जिसमें मोच आई है, उसको रेस्ट दें। एक तकिया रखें, उसके ऊपर पाँव को रखें और रेस्ट करें। चलने फिरने से, वज़न उठाने से, ज़ोर लगाने से परहेज़ करें। उसके बाद आ गई आइस, यानी इसका मतलब है कि एक ठंडी टकोर करें। अगर वो जगह जहाँ पे स्वेलिंग है या सोजिश है उसके ऊपर गर्म टकोर नहीं करनी है। जहाँ पे स्वेलिंग होगी आप बर्फ़ लें, उसको शॉपर में डालें, उसको कपड़े में लपेटें और उसको 3 से 5 मिनट के लिए मुतासरा जगह पे रखें। उससे स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगी।
और अब तो चूँकि आइस पैक्स अवेलेबल हैं, अगर वो मिल जाएँ तो वो भी 3 से 5 मिनट तक रखे जा सकते हैं। उसके बाद सी से बनता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि उस जगह को पट्टी लेके उसके ऊपर कवर कर दें, या बाज़ औक़ात तो अब तो एंकल कवर्स भी मिलते हैं जो आम दुकानों पे दस्तियाब है, उसको लेके उसके ऊपर भी कवर किया जा सकता है। उससे भी कंप्रेशन होगी, थोड़ा सा दबाव होगा तो दर्द भी बेहतर हो जाएगी और स्वेलिंग भी बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ये हुआ कि आपने 1 या 2 तकिए लेके उस पाँव को ऊंचा कर देना है ताकि उस जगह की जो स्वेलिंग है, सोजिश है या सुजाव है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो घर में की जा सकती हैं। फिर घर में आमतौर पे जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं वो दी जा सकती हैं, उससे काफ़ी हद तक दर्द भी बेहतर हो जाएगी, स्वेलिंग भी बेहतर हो जाएगी और पेशेंट की कंडीशन स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये सब कुछ कर चुके हैं और इसके बावजूद आराम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये वो टाइम है जब हमें अपनी डॉक्टरी बंद कर देनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मसलन अगर आप हमारे पास ओजोन क्लिनिक में आते हैं तो हम सबसे पहले ये सारी टेस्ट करने के बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड करके ये देखेंगे कि कौन से मसल की इंजरी है, कौन सा लिगामेंट डैमेज है, कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हो गया, पस तो नहीं पड़ गई, खून तो नहीं जम गया। ये तमाम चीज़ें अल्ट्रासाउंड के ऊपर अक्सर डायग्नोज की जा सकती हैं। इसके बाद हम मुतासरा जगह के ऊपर एक इंसुलिन वाली नीडल लेके उसके ऊपर ओजोन लगाते हैं। ओजोन एक ऑक्सीजन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी हीलिंग करती है। पट्ठों की डैमेज ठीक होना शुरू हो जाएगा, ज़ख़म ठीक होने शुरू हो जाएंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान भी नहीं है। इसके 1 से 2 सेशंस हो सकते हैं, आपको एहतियातें बताई जा सकती हैं, आपको एक्सरसाइज बताई जा सकती है और फिर आपको घर भेजा जाएगा और कुछ अर्से बाद दोबारा बुला के दोबारा मुआयना किया जा सकता है और इस प्रोसीजर को रिपीट भी किया जा सकता है। यानी ये वो तमाम इलाज है जिसका साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है लेकिन इफेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर इन तमाम चीज़ों से फ़र्क ना पड़े तो फिर ये सर्जरी भी की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं एहतियात की तरफ कि इस चोट से बचा कैसे जा सकता है। अगर हम अपनी हेल्थ ठीक रखेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, हमारे मसल्स मजबूत होंगे, डाइट ठीक होगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा, शुगर कंट्रोल में होगी, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस बात पे हेल्प करेंगी कि इस चोट से बचा जा सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने वेट को कंट्रोल में रखें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी इस चोट के लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये तमाम छोटी छोटी टिप्स थी, अगर आप ये फॉलो करते रहें इस चोट से बचा भी जा सकता है और अगर ये चोट लग जाए तो उसका इलाज भी हो सकता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान भी नहीं है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।